अरुण सिंह एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, ये हम सब जानते हैं। लेखाकार हैं, ये हम सब जानते हैं। और ऐसी बहुत सारी खूबियां और अपनी बातों में अरुण सिंह की तरफ से जो कही जाती रही हैं वो बहुत स्पष्ट होती हैं, यानी कि किसी लाग लपेट के साथ नहीं होती हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत अरुण सिंह जी के साथ करते हैं। एक बार जोरदार तालियां अरुण सिंह जी के लिए जो हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं। और क्योंकि हम विजन ऑफ न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अरुण सिंह जी, इसी विजन ऑफ न्यू इंडिया की हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि 9 साल मोदी सरकार के पूरे हुए, बड़ा जश्न हुआ, एकदम माहौल देखने को मिला। और ऐसे में हर किसी ने, न सिर्फ पार्टी विशेष ने, बल्कि हर किसी ने मोदी सरकार के उन 9 सालों को सेलिब्रेट किया, ये सोचते हुए कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो विजन ऑफ न्यू इंडिया पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 9 साल में जो उपलब्धियां रही है सरकार की, बहुत ऐतिहासिक रही है। और अगला जो 25 वर्ष है वो अमृत काल का वर्ष होगा। हम लोग ऐसे भारत की संकल्पना कर रहे हैं जो विकसित भारत हो, ऐसा भारत जिसमें एकजुट भारत हो, ऐसा भारत जो हमारे जो विरासत है उसमें सभी को गर्व होना चाहिए, और एक ऐसा भारत जो शक्तिशाली भी हो, समृद्धशाली भी हो। यह जो पंच प्राण है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखिए आह्वान किया है कि नए भारत की संकल्पना ऐसी ही होनी चाहिए जो भारत शक्तिशाली भी हो, भारत समृद्धशाली भी हो, और हमको अपने विरासत पे गर्व हो, एकजुट होकर के काम करें, और सभी को अपने कर्तव्य भाव, हमको क्या करना है, उससे प्रेरित हो। इस भारत की संकल्पना को लेकर के नए विजन को हम प्राप्त करेंगे। नए भारत के जो विजन है उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जी। और इसी के इर्द गिर्द अगर आप सारा 9 साल की उपलब्धि देखेंगे तो एक एक करके उपलब्धि को इन फ्रेमवर्क में डालेंगे तो आपको दिखेगा कि इस प्रकार से भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या सरकार की नीतियां हैं, क्या उपलब्धियां रही है, क्या सोच रही है, सब उसके अंतर्गत आपको दिखेगा, एक एक करके दिखेगा। लेकिन क्या ये जो विजन ऑफ न्यू इंडिया है इसको हम 2047 के लिहाज से देखें? हमने देखा कि बीते 9 सालों में ऐसी बहुत सारे इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए जिनके बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसा क्या आगे 2047 तक हम सोचे कि भारत विकसित हो, एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर हम खड़े हों, हम इकोनॉमी के लिहाज से बहुत स्ट्रांग पोजीशन में खड़े हों, हम ये देखें कि जिसको हम सुपर पावर कहते आए हैं, चाहे वो अमेरिका हो या बाकी विदेशी कंट्रीज हो, वहां पर हम अपने आप को कैसे देखें उस लेवल तक? देखिए, सरकार के सोच का नजरिया देखेंगे तो वो नजरिया पूरी तरीके से बदला है। आज जिस स्केल और स्पीड के साथ हम काम कर रहे हैं उस पर अगर गर्व करेंगे तो जरूर आपको लगेगा कि नए भारत के संकल्प जो है उसके लक्ष्य के प्राप्ति के लिए और हम बढ़ रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता था कि 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना, 10 लाख करोड़ रुपए यूपीए के समय थे 2.5 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता था। कल्पना करें कि 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे से 37 किलोमीटर नेशनल हाईवे का बनना, देश की आजादी के बाद जितने एयरपोर्ट बने 74, इन 9 सालों में उनकी संख्या 148 हो गई, 111 जलमार्ग हो गए, और 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने पर लक्ष्य है। बहुत सारे वंदे भारत ट्रेन चल चुकी है। तो स्केल और स्पीड वह दोनों सरकार के माध्यम से बढ़ी है। आज मोबाइल पहले इंपोर्ट करते थे, आज एक्सपोर्टर हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 24 टाइम्स वृद्धि हुई है। तो जिस हिसाब से स्केल बढ़ा है काम का, डिफेंस के क्षेत्र में 9 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा है। एक एक करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सरकार के सोचने का नजरिया बदला है। जब यह नए भारत के संकल्प को इसके माध्यम से पूरा करेंगे जी। और इसी का नतीजा है कि भारत आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। मॉर्गन स्टैनली भी और चाहे द इकोनॉमिस्ट है, सारे मैगजीन्स जो बाहर के भी मैगजीन्स है वो भी भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, भारत की नीतियों की प्रशंसा कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि भारत पूरे विश्व का एक चमकता हुआ सितारा है।
जब आपने इसी सोच की बात की अरुण जी, तो मेरे जहन में ख्याल आया प्रधानमंत्री मोदी के उन तमाम इनिशिएटिव्स की जिसमें वो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जिसमें वो स्किल इंडिया की बात करते हैं। क्योंकि इसमें दो राय कहीं से कहीं तक नहीं है कि हमारे पास वैसे लोग नहीं है जिनकी बुद्धि क्षमता बहुत अच्छी है, बस उनको निखारने के लिए एक जरिया चाहिए। तो ऐसे में वो स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके, जिसकी झलक हमने बीते कई सालों में देखी है कि किस तरीके से हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो और कितनी मजबूत होती हुई नजर आएगी। और क्या उस पर अभी भी आपको लगता है लगातार प्रयासरत रहने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है? देखिए, विश्व में सबसे अधिक प्रतिभावान टैलेंटेड कहीं लोग हैं तो भारत में है। ये टैलेंट का हब है और इनको अच्छी तरीके से इनको ट्रेनिंग देना, इनको काम के अवसर प्रदान करना और अलग अलग माध्यमों से इनको प्रोत्साहित करना, और इसके साथ ही भारत आगे बढ़ सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और स्टार्टअप देखिए, 100 गुना से अधिक स्टार्टअप की संख्या भारत में हो चुकी है। और जो युवा है बहुत हर क्षेत्र में देखेंगे तो जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं वह सराहनीय है। एक एक करके अगर मेक इन इंडिया की बात करें तो मेक इन इंडिया में जैसे मैं बताया, टेलीफोन भी आज मोबाइल फोन यहाँ पे बन रहा है। खादी का सेल और एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो गया। डिफेंस के 400 जो इक्विपमेंट्स हैं, आर्म्स एम्युनिशन हैं, आपको मालूम है पहले बाहर से आते थे, आज 400 इक्विपमेंट ऐसे हैं वो भारत में ही बनते हैं, विदेश से इंपोर्ट नहीं होता। बिल्कुल 400 हर क्षेत्र में। और तो और हेलीकॉप्टर भारत में बन रहा है, सब कुछ भारत में बन रहा है, सब कुछ भारत में बन रहा है। और देखिए, मौका मिलता है आपको, जैसे मैं अभी INS विक्रांत पर जब गई तो जिस तरीके की अनुभूति मुझे हुई, निश्चित तौर पर वो एक भारतीय के तौर पर गौरवान्वित करने वाली थी। जब आप देश बढ़ते हुए आगे देखते हैं और बाहर विदेशी धरती पर आपके प्रधानमंत्री को कोई मोदी द बॉस कहता है, तो वो अपने आप में गौरवान्वित करने वाली एक तस्वीर होती है निश्चित तौर पर। लेकिन अरुण जी, एज अ ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री मोदी, या फिर एज अ नेशन जो ग्लोबली स्टैंड आउट कर सके, अभी वहां तक पहुंचने में क्या हमें एक वक्त बाकी है, या प्रधानमंत्री एज अ ग्लोबल लीडर पहुंच चुके हैं, बस कुछ कदम और वहां पर हम खड़े होंगे जहां पर हम विजन ऑफ न्यू इंडिया के तहत खुद को देखते हैं? 2014 से ही अगर आप देखें तो जहां अमेरिका के मेडिसिन स्क्वायर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जितने लोग स्टेडियम में अंदर थे उतने स्टेडियम के बाहर थे, और अमेरिका के भी राष्ट्रपति और वहां के लोगों को भी इतना बहुत कम समय ऐसा होता है कि इतने लोग सुनने आते हैं। बगल में नेपाल है, नेपाल अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम कैंसिल होता है तो जनकपुर में लोग धरने पे बैठते हैं, मोदी लाओ मोदी लाओ। जलवायु परिवर्तन का लीड कोई लेते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हर क्षेत्र में अगर कोई भी क्षेत्र हो जो फॉरेन अफेयर्स का क्षेत्र हो, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी लीड ले रहे हैं। और देखिए एक और देखिए, ये भारतवासियों को इस पे गर्व होता है जब मोदी जी विश्व के अनेकों राज्यों के जो हेड चाहे प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो, उनके सामने जब खड़े होते हैं तो आप कल्पना करें 2014 से पहले था, अब क्या है। उस समय तो कोई नोटिस ही नहीं करता था। आज मोदी जी खड़े होते हैं तो लगता है कि भारत के तो नेता ही है, भारत का तो नेतृत्व कर ही रहे हैं। वो खड़े होते हैं तो लगता है विश्व को दिशा, विश्व को नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी जी। और ये अप्रूवल रेटिंग में 74%, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता की अगर गणना होती है, एक नहीं 2-2 बार जो सर्वे होता है तो मोदी जी की गणना होती है। आपने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता तो बता दिया कि मोदी जी हैं। अब देश की जरा बात कीजिए। आपने बयान दिया कि अभी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, तो विपक्ष को तो आपने एकदम आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कर दिया, ऐसा लगता है। नहीं, विपक्ष के पास देखिए कोई अक्ल नहीं है, वो खुद ही प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं। 14 लोग हैं प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं। अरे जब IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था वाला देश है, सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व भारत में है, सबसे अधिक FDI भारत में आ रही है, भारत की नीतियों को डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की सब विश्व के लोग तारीफ कर रहे हैं, तो हम विपक्ष के लोगों से कहेंगे भाई जो हमारे आंकड़े हैं 9 साल का हिसाब किताब तैयार करके हम प्रबुद्ध जन विशेषजन के बीच में जा रहे हैं। आप भी 9 साल का हिसाब किताब मोदी सरकार का आप देख लीजिए और आंकड़े पे हो तो आप बहस करो,
नहीं तो आपको आकर के मोदी जी का समर्थन करना चाहिए, यही देश की आवश्यकता है। नहीं तो क्या ये विपक्ष को दिखता नहीं? विपक्षी एकता को दिखाने के लिए देखिए बैठक होने वाली है, तो क्या ये विपक्ष को नजर नहीं आता या विपक्ष अपनी हर एक मुमकिन कोशिश करना चाहता है? 2014 से पहले, 2019 से पहले भी लोग, कई विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे थे। अभी भी 10-12 लोग ऐसे हैं विपक्ष की पार्टियों में, सभी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ये पहले भी इनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना था, अब भी मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही रहेगा, कभी पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन अरुण जी, जब जब देखिए चुनाव की चर्चा होती है तो फिर कर्नाटक और हिमाचल जरूर आता है। क्या कुछ ऐसा छूटा बीजेपी के हाथ से जो दूसरी पार्टी ने कैच कर लिया और ये वजह रही कि रिजल्ट्स वैसे नहीं आए जैसी उम्मीद थी बीजेपी को? हाँ, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है, लेकिन कर्नाटक में भी 36% पिछली बार वोट मिला था, अभी भी 36 पर मिला ऐसा है। क्या छूटा? कुछ न कुछ रह जाता है। देखिए क्या है कि जब आप सरकार में रहते हैं तो विपक्ष के पास जो होता है बहुत सारे झूठे वादे देने का एक स्कोप होता है। तो उन्होंने कुछ ऐसे वादे किया, 5 गारंटी कार्ड का देने का वादा किया, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए का बजट आता है, जो सरकार के पास है नहीं। तो 2-4% जनता से भ्रमित हो जाती है, तो कुछ कमी रह गई। तो आप कहते हैं कि विपक्ष ने झूठे वादे किए और उन झूठे वादों पर जनता ने यकीन किया? अरे झूठे वादे तो विपक्ष का स्वभाव ही है। आप बताएं कि राजस्थान में पिछले चुनाव में यह कह के आए थे कि 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ करेंगे, आज तक संपूर्ण किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। राहुल जी राजस्थान के जाकर के मंच से बोल के आए थे युवाओं को 3,500 रुपए का भत्ता देंगे हर महीने, आज तक भत्ता नहीं दिया। और कहा था बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, 9 बार फ्यूल चार्जेस बढ़ा दिया। डीजल पेट्रोल सबसे अधिक राजस्थान में अगर कहीं है तो राजस्थान में है। तो आप बेशर्मी की तरह आप राहुल गांधी जी और सब लोग वहां पे जाते हैं, कांग्रेस के नेता राजस्थान में, बताते क्यों नहीं है कि हमने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया। हमने कहा था बेरोजगारी भत्ता दिए, कहा था देंगे, नहीं दिया। जो वादा किए तो वो तो पूरा करो भैया, लोग जनता कह रही है कि पूरा करो। कांग्रेस का स्वभाव ही है झूठे वादे करना और उसके बाद सत्य में आना, यह है। भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है जो कहा है वो करो और जो नहीं कहा उसको भी जाकर के करो, अधिक करो। यह भारतीय जनता पार्टी का यह मानना भी है, इसी काम के आधार पर हम करते हैं। बिल्कुल, चर्चा को भी समाप्त करेंगे। एक अंतिम सवाल जरूर आपसे पूछूंगी और इसी बीच में महेंद्रनाथ पांडे जी हमारे बीच आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर। और अंतिम सवाल जो मैंने जितेंद्र सर से भी पूछा था कि एज अ सिविलियन या एज अ सिटीजन अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को 10 में से आप कितने नंबर देते हैं? ये सवाल आज मैंडेटरी है। देखिए, नंबर देना तो मीडिया का काम है, आप लोग आंकलन करिए, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि देश की जनता 125 करोड़ देशवासी है, उनको प्रधानमंत्री मोदी जी पे गर्व है और वो 100% मार्क्स मोदी जी को दे रहे हैं, बल्कि उससे अधिक दे रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि राजस्थान में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम हुआ अजमेर में, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ रहे थे कि बताओ आपकी क्या राय है, तो कह रहे मोदी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और 100 साल बाद देख लेना मोदी को देवता के रूप में पूजेंगे। यह जनता कह रही कि देवता के रूप में पूजेंगे। यह मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और धन्यवाद। विजन ऑफ न्यू इंडिया पर इतनी तफसील से अपने विचार रखने के लिए थैंक यू सो मच सर। और ये आज का मोमेंट ऑफ द डे आपके लिए।